गुप्ता एम्पायर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उन 200 सालों की जिसमें एक नॉर्थ इंडियन एम्पायर ने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल रिलीजियस लाइफ, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन सब पर अपनी छाप छोड़ी और इसे पीक पर पहुंचाया। जी हां, आज हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे गुप्ताज की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। पॉलिटिकल हिस्ट्री। गुप्ता काल की ग्लोरी का पता हमें कई सोर्सेस से चलता है। इनमें लिटरेरी सोर्सेस, एपिग्राफिकल सोर्सेस जैसे इंस्क्रिप्शंस और न्यूमिस्मैटिक सोर्सेस जैसे कॉइन्स प्रमुख हैं। पुराना से हमें गुप्ताज की रॉयल जीनियालॉजी का पता चलता है। वहीं वैशाखदत्ता द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसा में गुप्ताज के राइज पर बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। इनके अलावा मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंसेस हैं। इन सोर्सेज के अनुसार मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन होने के बाद पूरा भारत फिर से छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया था, जहां शुंग, कन्वा, सातवाहना और छेदी डायनेस्टीज मौर्यज के नेटिव सक्सेसर्स थे। वहीं इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस, कुशानाज इत्यादि मौर्यन एम्पायर के फॉरेन सक्सेसर्स थे। इसी सक्सेशन के क्रम में गुप्ताज का राइज होता है। ऑल्दो कुछ हिस्टोरियंस श्री गुप्ता को गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर बताते हैं, पर गुप्ता एरा का रियल फाउंडर चंद्रगुप्ता वन को माना जाता है। चलिए जानते हैं चंद्रगुप्ता वन के बारे में। चंद्रगुप्ता वन रेन फ्रॉम 319 to 334 AD। चंद्रगुप्ता वन पहली बार महाराज अधिराज टाइटल यानी द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स का इस्तेमाल करते हैं। यह टाइटल उनके एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट्स को दर्शाता है। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्ता वन ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की। इससे गुप्ता फैमिली की पावर और प्रेस्टीज और बढ़ जाती है। चंद्रगुप्ता वन गैंजेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ बंगाल पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। उनके सामने नॉर्थ का कोई भी रूलर टिक नहीं पाता है। इसी कारण से चंद्रगुप्ता वन को गुप्ता एरा का रियल फाउंडर भी कहा जाता है। गुप्ता एरा उनकी राजगद्दी पर बैठने के बाद 319-320 AD के लगभग शुरू हुआ था। चंद्रगुप्ता वन के बाद समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी की कमान संभालते हैं। समुद्रगुप्ता रेन फ्रॉम 335 to 380 AD। समुद्रगुप्ता अपने पिता द्वारा चलाए गए विजय रथ को हर तरफ से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बढ़ाते हैं। कोर्ट पोएट हरिसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उनके मिलिट्री कैंपेन्स का डिटेल्ड अकाउंट देता है। उनके कैंपेन्स 3 फेजेस में चले। फर्स्ट फेज में वे गैंजेटिक प्लेन्स पर कंप्लीट मास्टरी के लिए नागा रूलर अच्युता और कोटा रूलर नागसेना की टेरिटरीज को एनेक्स कर लेते हैं। सेकेंड फेज दक्षिण पथ या साउथ एक्सपीडिशन के नाम से फेमस है। इस फेज में समुद्रगुप्ता साउथ के 12 रूलर्स जैसे वेंगी के हस्तिवर्मन, पल्लका के उग्रसेना, देवराष्ट्र के कुबेरा इत्यादि को हरा देते हैं। पर नॉर्थ इंडिया से दूरी होने के कारण वे अपनी सुप्रेमेसी एस्टैब्लिश करने के बाद इन सारे रूलर्स को उनका राज्य लौटा देते हैं। साउथ में अपनी सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करवाने के बाद समुद्रगुप्ता वापस नॉर्थ पर फोकस करते हैं। इस थर्ड फेज में वो पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने की ठान लेते हैं। इसके लिए वे रुद्रदेवा, मतिला, नागदत्ता जैसे 9 और किंग्स को हराकर उनके किंगडम्स एनेक्स कर लेते हैं। इस तरह वे मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी आर्यवर्त पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। उनका साम्राज्य वेस्ट में कुशानास तक और साउथ में वकटकास तक पहुंच जाता है। उनके इस लार्ज स्केल कॉन्क्वेस्ट्स के कारण समुद्रगुप्ता को गुप्ता डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी देते हैं। समुद्रगुप्ता के बाद गुप्ता एम्पायर के अगले महान राजा थे चंद्रगुप्ता II, रेन 380 to 414 AD। देवी चंद्रगुप्तम किताब के अनुसार महान समुद्रगुप्ता के बाद
राम गुप्ता गद्दी पर बैठते हैं, पर वे बहुत डरपोक राजा थे। वे साका इन्वेडर्स के डर से अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसी कंडीशन में राम गुप्ता के छोटे भाई चंद्रगुप्ता II ध्रुव देवी के सम्मान को बचाने के लिए साका इन्वेडर और राम गुप्ता दोनों को खत्म कर देते हैं और राजगद्दी पर बैठने के साथ ही वो ध्रुव देवी से शादी भी कर लेते हैं। आगे साकास को परमानेंटली हराने के लिए वे डिप्लोमेसी और मैट्रिमोनियल अलायंस दोनों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले वे सेंट्रल इंडिया के नागा रूलर की बेटी कुबेर नागा से शादी कर लेते हैं। इसके अलावा अपनी बेटी प्रभा देवी की शादी वकटका प्रिंस रुद्रसेना II से कर देते हैं। इससे पूरे डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में उनकी पॉलिटिकल पावर बहुत बढ़ जाती है। इस स्ट्रॉन्ग अलायंस बिल्डिंग के बाद वो पूरे दल बल के साथ वेस्टर्न साका सट्रप्स पर हमला कर देते हैं। भीषण युद्ध के बाद साका सट्रप्स हार जाते हैं और मालवा और गुजरात का रीजन उनके कंट्रोल में आ जाता है। परिणाम स्वरूप पाटलिपुत्र के बाद मालवा में उज्जैन उनकी दूसरी कैपिटल बन जाती है। इस विक्ट्री के बाद वे साकरी यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास का टाइटल लेते हैं। साथ ही वो खुद को विक्रमादित्य नाम से भी संबोधित करते हैं। इस सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट के कारण गुप्ता एम्पायर अरेबियन सी तक फैल जाता है। भरूच, सोपारा, कैम्बे जैसे सीपोर्ट से यूरोप तक का ट्रेड उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। मेहरौली आयन पिलर के अनुसार उन्होंने वंगास और वहिलकास जैसे शूरमा किंगडम्स को भी हरा दिया था। वे इंडस रिवर पार कर बैक्ट्रियंस को पूरी तरह से हरा देते हैं और कुशानास को भी सबड्यू कर देते हैं। इन विक्ट्रीज से चंद्रगुप्त II के समय गुप्ता एम्पायर नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स, वेस्ट में गुजरात मालवा, ईस्ट में ईस्टर्न बंगाल और साउथ में नर्मदा नदी तक फैल गया था। इसके अलावा साउथ के मोस्ट ऑफ द रूलर्स तो उनके पिता की तरह उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करते ही थे। उनके पीरियड के ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स मिलने से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का साम्राज्य बहुत प्रॉस्परस भी था। चंद्रगुप्ता II के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले कुमार गुप्ता का नंबर आता है। कुमार गुप्ता रेन फ्रॉम 415 to 455 AD। कुमार गुप्ता ने गुप्ता साम्राज्य बढ़ाने से ज्यादा उसे कंसोलिडेट करने का काम किया था। उनके काल में जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रही। उन्होंने ढेर सारे कॉइन्स इशू किए जो साम्राज्य के कोने कोने से मिलते हैं। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी, जो आगे चलकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन बन गया। पर उनके रेन का एंड आते आते नॉर्थ वेस्ट यानी खैबर पास से हन इन्वेजन का खतरा मंडराने लगता है। हन एक बहुत ही खूंखार सेंट्रल एशियन पैस्टोरल ट्राइब था जो रिसोर्सेज की तलाश में इंडिया पर आक्रमण करने लगा था। इसी खतरे के बीच स्कंदगुप्ता गुप्ता साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। स्कंदगुप्ता रेन फ्रॉम 455 to 467 AD। स्कंदगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के आखिरी महान एम्परर थे। उनके रेन में हंस का जबरदस्त आक्रमण शुरू हो गया, पर वे अपनी विशाल सेना की मदद से हंस को हरा देते हैं। लेकिन हंस के कंटिन्यूअस अटैक्स के कारण गुप्ता एम्पायर वीक होने लगा था। ट्रेड रूट्स बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जिससे गुप्ता इकोनॉमी चरमरा जाती है। इस तरह स्कंदगुप्ता के मरने के बाद गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उनके बाद पुरुगुप्ता, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हगुप्ता और कुमार गुप्ता III जैसे कई गुप्ता सक्सेसर्स आए, पर कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वीक रूलर्स होने के कारण छोटे छोटे राजा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगते हैं। 500 AD से 530 AD के बीच तोरामना और मिहिर कुल जैसे पावरफुल हन शासक सेंट्रल इंडिया और मालवा तक पहुंच गए थे। पर आगे चलकर मालवा में यशोधर्मन नाम के महान शासक का राइज होता है, जो हंस को मालवा से उखाड़ फेंकते हैं। गुप्ता एम्पायर 540 AD आते आते हन इन्वेजन्स और मालवा में यशोधर्मन के राइज के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस तरह गुप्ताज की पॉलिटिकल हिस्ट्री कम्स टू एन एंड। आइए अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन की। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता एम्पायर के सक्सेस में उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का